नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के इस लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में यानी कि जो द्रव के गुण हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या असर होगा उसके बारे में देखना शुरू किया था। तो आज हम उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं और अगर हमने फाउंटेन पेन अपनी जेब में रखा हुआ है तो उससे स्याही निकलने लगती है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, प्रेशर जब ऊपर जाने पे कम होता जाता है तो आपके फाउंटेन पेन में तो प्रेशर उतना ही है, लेकिन फाउंटेन पेन के बाहर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है और जहां पर प्रेशर कम होता है, ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की ओर कोई भी चीज चलना शुरू होती है, चाहे वो हवा हो चाहे वो लिक्विड हो। इसी वजह से फाउंटेन पेन में जो स्याही भरी है वो ज्यादा प्रेशर वाले से यानी अपने अंदर से फाउंटेन पेन के भीतर से फाउंटेन पेन के बाहर आ जाती है। ठीक है, और वो बाहर निकलने लगती है क्योंकि बाहर प्रेशर कम है, तो ज्यादा प्रेशर से बाहर कम प्रेशर वाली जगह पर आने के चक्कर में वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये रीजन है उसका। दूसरा है समुद्र की अपेक्षा नदी में तैरना मुश्किल क्यों होता है? नदी बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं होते नदी में, जिसकी वजह से जहां पे मिनरल्स ज्यादा होते हैं ना, वो उतना ही ज्यादा अच्छा अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है ऊपर। वो लिक्विड उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स यानी उत्प्लावन बल जिसको हिंदी में कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, वो उतना ही अच्छा अपथ्रस्ट फोर्स लगा पाता है। लेकिन नदी में क्या होता है, मिनरल्स कम होते हैं जिसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स इतना अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से नदी में जो व्यक्ति उतरता है उसको तैरने में मुश्किल होती है, वो गहराई में आसानी से जाने लगता है, इसलिए वहां पर तैरना मुश्किल है। लेकिन समुद्र में क्या होता है, समुद्र में मिनरल्स ज्यादा होते हैं। जहां पर मिनरल्स ज्यादा होते हैं वहां पर अपथ्रस्ट फोर्स अच्छा लगता है यानी उत्प्लावन बल अच्छा लगता है, ऊपर की ओर बल तेजी से लगता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति समुद्र में तैर रहा होता है उसे ऊपर रहने में, पानी में ऊपर रहने में आसानी होती है और वो ऊपर बना रहता है। इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें आप ये सिंपल सा रूल याद रखिए, जहां पर मिनरल्स जितने ज्यादा होंगे वहां पर अपथ्रस्ट फोर्स उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, और जहां पे मिनरल्स जितने कम होंगे वहां पर अपथ्रस्ट फोर्स यानी उत्प्लावन बल उतना ही कम लगेगा। ठीक है, एक चीज और है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, जहाज का नदी से समुद्र में प्रवेश। जब आपका जहाज नदी में होगा तो नदी में मिनरल्स कम होते हैं, इसलिए नदी में वो क्या होगा, ज्यादा दबा हुआ महसूस करेगा, महसूस आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर जाएंगे, सॉरी, जैसे ही आप समुद्र में प्रवेश करेंगे नदी से, वैसे ही क्या होगा, समुद्र में सिंस मिनरल्स ज्यादा हैं इसलिए समुद्र में जाते ही जहाज जो है वो जितना पानी के नीचे था नदी के अंदर उससे ज्यादा ऊपर उठ जाएगा समुद्र में जाते ही। ठीक है, अगर नदी में वो इतना नीचे था तो समुद्र में वो इतना ही नीचे रह जाएगा, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो ऊपर ज्यादा अच्छा जोर लगाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से ही जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, सो यही रीजन है उसका कि जहाज पानी का जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत आता है, द्रव चालित ब्रेक। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जो लिक्विड बेस्ड मशीन्स होती हैं वो किसके प्रिंसिपल पे काम करती हैं, पास्कल के रूल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, जहां पर भी द्रव चालित मशीनों की बात हो वहां पर आप सीधे सीधे पास्कल को कोट करिए कि पास्कल का रूल है, क्योंकि उन्हीं के रूल के हिसाब से ये सारी चीजें चलती हैं। अब हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का इंपैक्ट। मेल्टिंग पॉइंट पहले होता क्या है, एक बार नीचे मैं आपको बता दूं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आपका मोम है, ठीक है, मोम जमा हुआ रहता है, ठीक है, वैक्स जो है वो जमा हुआ होता है, लेकिन एक खास टेम्परेचर पर अगर आप इसको गर्म करें तो गर्म करेंगे तो कुछ खास टेम्परेचर होगा, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके बाद क्या होगा, ये मोम जो जमा हुआ है ये गलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर ये गलना शुरू करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोम का गलनांक कहते हैं। हर एक वस्तु का गलनांक अलग होता है, मोम जिस टेम्परेचर पर गलना शुरू करे उसको मोम का गलनांक कहते हैं, यानी मोम का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये मोम का मेल्टिंग पॉइंट होता है।
उसी तरीके से आपका घी होता है, घी भी एक टेम्परेचर आप ले लीजिए, जिस टेम्परेचर के आगे टेम्परेचर बढ़ाते ही घी, जमा हुआ घी पिघलना शुरू हो जाए, उसी टेम्परेचर को, यानी जिस टेम्परेचर के आगे पिघलना शुरू हो रहा है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, घी का गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो घी का गलनांक और आपका मोम का गलनांक, इसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि प्रेशर का इंपैक्ट क्या होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो मोम पर या घी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी भी चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके गलनांक पे, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या वो घटेगा या बढ़ेगा अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो। ठीक है, प्रेशर का इंपैक्ट क्या होगा वो हमें पढ़ना है। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, रूल ये है कि अगर आप टेम्परेचर, कोई भी ऐसी चीज, सिंपल सा रूल ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फैले यानी एक्सपैंड हो, जैसे मोम और घी, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं ना तो ये फैलने लगते हैं। यानी फैलता तो पानी भी है, बर्फ भी है, लेकिन फैलने के साथ साथ क्या होता है, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी इनका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। ये क्वालिटी आप याद रखिएगा कि जिनके टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो फैलते हैं और फैलने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनके ऊपर प्रेशर का असर ऐसा होता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, किसके लिए, फॉर दोज, उनके लिए जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, यानी जिसमें यह रिलेशन होगा कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V मींस वॉल्यूम, उन्हीं के लिए यह ट्रू होगा कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे लिख लीजिए, जिसके लिए टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसी चीजों का प्रेशर बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा देखते हैं। इसको याद रखिएगा, इस पर बेस बहुत से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको स्पेशली डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज यहीं पर आपको ध्यान रखने लायक है कि अगर इसका उल्टा है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटे, यानी इनवर्सली रिलेशन हो, इनवर्स रिलेशन ऐसे दिखाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटे, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा। अगर ऐसा हुआ, यानी इनवर्स रिलेशन हुआ, तो क्या होगा, उस केस में प्रेशर बढ़ाने पर ऐसे एलिमेंट के लिए, ऐसे पदार्थ के लिए, जो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कोई भी, उसके लिए अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। यानी इस रिलेशन को आप याद रखिए, इफ T is directly proportional to V, then P is directly proportional to melting point। ठीक है, यानी एक चीज के बढ़ने पर दूसरी बढ़ेगी, एक चीज के घटने पर दूसरी घटेगी। बट इफ T is inversely proportional to V, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर अगर वॉल्यूम घटे, then P is inversely proportional to melting point। ये दो चीजें आपको बस याद रखनी है, सिंपल सा याद रखना है, सिर्फ इतना ही आप याद रखें तो दूसरा आप अपने आप बना लेंगे, दूसरे साइड को 1 बाय करके आप दोनों रूल्स बना लेंगे। ये आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लास्ट में आज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं उसके आगे, आगे बढ़ते हैं। इससे यहां पर यह समझाया हुआ था, ज्यादा ही यहां पर कुछ लिख दिया था, इसलिए मैंने नीचे समझाया अच्छे से आपको। अब हम आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, और बॉयल का मतलब होता है उबलना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो यहां पर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है कि दाब बढ़ने पर, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, सभी पदार्थों का। यहां पर सभी नहीं था,
जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तो सभी की बात नहीं हो रही थी, केवल उनकी बात हो रही है जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके वॉल्यूम में वृद्धि हो या उनके वॉल्यूम में कमी हो। दो कंडीशंस थी और दोनों को अलग अलग हमने देखा था। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तो दो कंडीशंस नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, आप उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों गल जाती है। इसका रीजन ये होता है कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, आपका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आप बहुत ही तगड़े तरीके से ऊपर जो ढक्कन बांध देते हैं ना, इस ढक्कन बांधने की वजह से इसके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। HP लिख रहा हूं, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली पानी का कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें दाल और पानी आप मिला के प्रेशर कुकर के अंदर रख देते हो ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 नहीं रह जाता, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी हो सकता है ये 120 पे जाकर के जो है आपका यहां पर वो हो रहा हो, अब बॉयल हो रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो दाल है अंदर अब वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रही है। अगर आपकी दाल ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा बना दिया गया है ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके, तो वो दाल क्या होगी, जल्दी गल जाएगी। क्योंकि बाहर आपके जब आप कढ़ाई में दाल उबालते हो तो वहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहां पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिर्फ 100 रहता है। लेकिन यहां पर आपने क्रिएट कर दिया हाई प्रेशर, ऊपर ढक्कन लगा करके आपने हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। जब आपने हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया तो जो दाल आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपकी उबलने लगती थी, अब वो दाल आपकी उबल रही है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे या इससे भी ज्यादा के टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर बढ़ गया है तो टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ाओगे तो जो चीज को ज्यादा टेम्परेचर से गलाया जाता है वो उसे जल्दी गला देगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो मेन चीज यहाँ पे टेम्परेचर है कि टेम्परेचर बढ़ाया कैसे जाए जिसपे ये दाल उबलती है। तो भले ही थोड़ा सा स्टार्टिंग में देर लगेगी, लेकिन एक बार जैसे ही प्रेशर बढ़ा और उसकी वजह से जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और टेम्परेचर उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा, वैसे ही ये दाल तेजी से गलेगी। और यही अगर आप बाहर बैठे रहेंगे तो बीरबल की दाल बनती रह जाएगी। इसीलिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं प्लवन के बारे में, यानी फ्लोटिंग के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। किसी भी चीज के तैरने को हम कहते हैं फ्लोटिंग या प्लवन। हिंदी में कहते हैं प्लवन, इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्प्लावन बल की। सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं। उत्प्लावन बल क्या है, जब भी आप किसी चीज को पानी में डालते हो या किसी भी लिक्विड में डालते हो ना, तो लिक्विड उस चीज पे ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। जितना फोर्स ये लिक्विड चीज को ऊपर ढकेलने में लगाता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। और उत्क्षेप यानी कि अपथ्रस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। इसको इंग्लिश में अपथ्रस्ट कहते हैं। तो अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट एक क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है, किसी भी लिक्विड की। अपथ्रस्ट वो क्वालिटी है जिसकी वजह से ये चीजों को ऊपर की ओर धक्का देता है। कोई भी लिक्विड जिस क्वालिटी की वजह से, जिस गुण की वजह से किसी भी वस्तु को जो इसमें डुबाई जाती है उसे ऊपर की ओर धक्का देता है, उसी क्वालिटी को, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, उत्क्षेप कहते हैं, यानी अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और उस फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। उत्प्लावन बल को इंग्लिश में अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है, ठीक है। पानी में किसी वस्तु का हल्कापन, जैसे ही पानी में आप कोई भारी चीज आप डाल दें, ठीक है, तो वो हल्की इसीलिए लगती है क्योंकि नीचे से पानी उस पर प्रेशर देता है, एक तरीके से आपको सहारा दे देता है। आपके हाथ में अगर 10 किलो की चीज रखी और नीचे से आपका दोस्त थोड़ा सा हाथ लगा दे, ठीक है, थोड़ा सा हाथ लगा दे, उतना ना लगाए जितना कि पूरा वजन है चीज का, तो आपको फिर भी ये चीज जो आपने पकड़ी है वो कैसी महसूस होगी, हल्की महसूस होगी। तो यही फंडा यहाँ पर है, यही चीज आप यहाँ समझिए कि जैसे ही आप पानी के अंदर किसी चीज को डुबाते हैं, वैसे ही पानी ऊपर की ओर उस चीज पे बल लगाता है, जिसकी वजह से वो वस्तु हमें या वो ऑब्जेक्ट हमें हल्का महसूस होने लगता है, ठीक है। तो पानी में किसी वस्तु का हल्कापन अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से ही आता है। अब अगला जो है बहुत परिचित जो सिद्धांत है, बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें आर्किमिडीज ने यह कहा है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, यानी जितना बल पानी ऊपर लगाता है किसी भी वस्तु को, उसकी वजह से उसके भार में, उस वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। आभासी क्यों,
क्योंकि ये कमी वास्तविक नहीं है। जिस वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम भार है, सॉरी, उसके भार में कमी नहीं आई है। 10 किलोग्राम भार वाली वस्तु के भार में कमी नहीं आई है। पानी में डालने की वजह से आपको भार कम महसूस हो रहा है। जहां पर कोई चीज महसूस की जाती है वहां पर आभासी की बात होती है, यानी आपको रियल फीलिंग नहीं है, वो आपकी आभासी फीलिंग है। ठीक है, आपको आभास हो रहा है कि इसका जो वजन है वो कम हो गया है, लेकिन असल में वजन कम नहीं होता। तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, भार में जो आभासी कमी होती है उसकी वजह से ही महसूस होती है। ठीक है, और आर्किमिडीज ने यह कहा था कि ये जितनी कमी आपको भार में महसूस होती है ना, वो उसके बराबर होती है जितना पानी आपने हटाया था। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जो कमी महसूस हो रही है उसके बाद आपको 8 केजी वेट महसूस हो रहा है, किसी वस्तु को पानी में डालने पर अगर उसका वजन आपको 10 से 8 महसूस होने लगा है, तो उत्प्लावन बल जो फोर्स लगाया गया है पानी के द्वारा वो कितना है, 2 किलोग्राम भार है। ठीक है, जिस भार से ऊपर की ओर ढकेला है पानी ने, उत्प्लावन बल जो लगाया है वो कितना है, 2 किलोग्राम भार, और इसी वजह से वो 8 महसूस हो रही है, और 8 और 2 को जोड़ दें तो आपको 10 मिल जाएगा। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि भार में जितनी आभासी कमी होती है असल में उतना ही पानी उस वस्तु ने हटाया होता है। ठीक है, तो यहां पर 3 कंडीशंस हैं। जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसका फॉर्मूला है ये। अपथ्रस्ट फोर्स मींस जो वजन है किसी वस्तु का जो आप डाल रहे हैं द्रव के भीतर, उसमें से आप जो है वस्तु के जो भार हटाया है, वस्तु ने जो द्रव को हटाया है, द्रव का जितना भार हटाया है, द्रव का भार जितने द्रव को हटाया है उसको उसमें से घटा दीजिए तो अपथ्रस्ट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 केस हैं कि आपका जो W है वो W1 से छोटा हो, यानी वस्तु का जो भार है वो किससे छोटा हो, हटाए गए जल से छोटा हो। ठीक है, हटाए गए जल से वो छोटा हो, यानी जल जो है आपने ज्यादा हटा दिया और आपका वजन खुद का कम था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वस्तु है वो डूब जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भार है उतना ही वजन आपने हटाया, तो वो डूबी हुई तैरती रहेगी। ठीक है, ये सीधी सी बात है, क्योंकि ना तो ऊपर से उतना बल लग रहा है ना नीचे से बराबर बल लग रहा है, तो आप डूबा हुआ तैरते रहोगे। ठीक है, अब नीचे आती है W इज ग्रेटर देन W1, यानी कि जो आपका भार है जो आपने हटाया है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पानी आपने हटाया है उसका वजन वस्तु के वजन से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। यहां पर वस्तु का वजन और हटाए गए द्रव का भार दोनों बराबर है, और यहां पर क्या है, हटाए गए द्रव का जो भार है वो क्या है, ज्यादा है वस्तु के भार से, सॉरी, जो वस्तु का भार है वो हटाए गए द्रव के भार से ज्यादा है, तो वो कुछ बाहर और कुछ अंदर होकर के तैरती रहेगी। ठीक है, यहां पर आप याद रखिएगा W इज स्मॉलर देन W1, W इज इक्वल टू W1 और W ग्रेटर देन W1, इन 3 चीजों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जितना द्रव का भार, अगर आपने उतना द्रव हटा दिया है, ठीक है, अगर आपका वजन ज्यादा है और द्रव आपने जो है, आपका वजन ज्यादा है और द्रव आपने ज्यादा हटा दिया, अपने वजन से भी ज्यादा भार को हटा दिया है, ठीक है, तो उस केस में वस्तु जो है डूब जाएगी, आप डूब जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया है, अगर आपने भार कम हटाया है और आपका भार ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, आप कुछ बाहर और कुछ अंदर तैरते रहेंगे। अगर दोनों का भार बराबर है, जो जितना हटाया है और जितना आपकी वस्तु का भार है, तो डूबी हुई वो वस्तु तैरती रहेगी। ठीक है, अब यही प्लवन के नियम में बताया गया है कि तैरने की अवस्था में वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो है वो उत्प्लावन बल के बराबर होता है, और यही वस्तु के भार के बराबर भी होता है। ये सिंपल है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ठोस का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठोस का आपेक्षिक घनत्व। आप जानते हैं घनत्व क्या होता है, घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है, यानी उसके मास का मेजरमेंट होता है। जो हमारा डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो घनत्व का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कितना मास है उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, घनत्व यानी डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो एक होता है घनत्व, किसी वस्तु का अपना घनत्व, एक होता है
आपेक्षिक घनत्व। जब हम आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो उसको हम जल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो जल के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो क्या करना होता है, हमें उस सॉलिड का वेट हवा में देखना होता है कि उस सॉलिड का वेट हवा में कितना है। ठीक है, मान लीजिए उसका वेट हवा में 10 kg वेट है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको पानी में डुबा देते हैं। उसी चीज को पानी में डुबा के देखिए कि उस चीज में यानी उस सॉलिड में वेट में कितनी कमी आती है। पानी में डुबाने पर सॉलिड में, जो सॉलिड आपने यूज किया है उसके वेट में कितनी कमी आती है, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज की रिलेटिव डेंसिटी जल के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी, यानी हवा में और पानी में दोनों में आप देख लीजिए तो आपको उस सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। सॉलिड की तरह लिक्विड की भी रिलेटिव डेंसिटी होती है। लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए किसी सॉलिड का ही यूज करते हैं। पहले हम सॉलिड को उस लिक्विड में डालते हैं। एक हो गया लिक्विड, जो आप लिक्विड ले रहे हो, सपोज आप वो ले रहे हो, शहद ले रहे हो। ठीक है, तो शहद का हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो पहले एक सॉलिड को ना आप शहद में डुबाओगे। ठीक है, शहद में डुबाओगे, और जितना उसके वजन में कमी आएगी उसको नोट कर लोगे। ध्यान से सुनिए, पहले आप उस चीज को शहद में डुबाओगे और शहद में डुबाने पर उसके भार में जितनी कमी महसूस होगी उसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए वो W1 है। अब उसी चीज को उठा करके ना आप पानी में डालिए। किसमें? पानी में। पानी में डालने पर उसके वजन में कितनी कमी आई उसे नोट कर लीजिए, W2, और W1 और W1 को W2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आएगा वही उस लिक्विड का यानी कि इस शहद का क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व होगा। सॉलिड का उस लिक्विड में वेट में कमी और सॉलिड का पानी में जो वेट में कमी आती है उसको डिवाइड करने पर जो डेंसिटी आएगी वही क्या होती है, उस लिक्विड की यानी शहद की, यहां पर जो एग्जांपल हमने लिया है उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो लोग नहीं बता पाते, नहीं कर पाते, गलत करके चले आते हैं या छोड़ के चले आते हैं क्योंकि समझ में नहीं आते कई बार। इसलिए आप इसको ठीक से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड बहुत से रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, अगले वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को देखेंगे। आज खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो प्रेशर से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं, बहता हुआ ग्लेशियर। आपने ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, तो ग्लेशियर क्या होते हैं, वो बह रहे होते हैं। तो बहता हुआ ग्लेशियर ऊपर से नहीं पिघलता, ऊपर से मेल्ट नहीं होता, वो नीचे से मेल्ट होता है, यानी पानी की तली जहां होती है ना वहां से पिघलता है। ठीक है, तो ग्लेशियर नीचे से क्यों पिघलता है, ऊपर से क्यों नहीं पिघलता, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक रूल याद दिलाता हूं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और वो रूल ये था, नीचे है। ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट, ऐसी किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है जिसको कि गर्म करने पर उसमें फैलाव हो या उसके वॉल्यूम में वृद्धि हो, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। जैसे कि मोम और शहद, मोम और शहद को जब हम गर्म करते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने पर उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बर्फ की, तो बर्फ का केस क्या है, उल्टा है। ये वाला केस है बर्फ का। बर्फ वाला केस ये है, बर्फ का टेम्परेचर जब बढ़ाते हो ना आप, ठीक है, बर्फ का टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, उसका वॉल्यूम कम होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। ठीक है, तो अगर आप बर्फ बनाते हो पानी से तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन जब इसको पिघलाने के बाद आप पानी बनाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम कम होता है। तो उल्टा रिलेशन है यहां पर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन क्या होगा, ये भी उल्टा होगा, यानी प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगेगा। यानी ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ का जो ग्लेशियर है इसका ऊपर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी यहाँ की बर्फ, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर यहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ ऊपर की बर्फ अगर 11 डिग्री पे मेल्ट हो रही है
तो नीचे की बर्फ 11 पे मेल्ट नहीं होगी, इससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट होगी, हो सकता है 9 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो रही हो। तो ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ है, नीचे वाली जो बर्फ की लेयर है उसके ऊपर बर्फ की कई लेयर्स पड़ी हुई हैं, इसी वजह से नीचे वाली लेयर पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है। नीचे वाली पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो इसका मतलब है कि कम टेम्परेचर पर ही बर्फ पिघलने लगेगी। इसी वजह से नीचे वाला हिस्सा जो ग्लेशियर का होता है वो पिघल रहा होता है। आप इस चीज का इंपॉर्टेंस समझिए कि जो चीज आपने अभी पढ़ी थी उससे रिलेटेड कितने जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और यही बर्फ वाला तो कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। बर्फ, मोम और ये घी, इन 3 एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखिए। इसके अलावा ऐसा देख लीजिए, ऐसी वस्तुओं के नाम पता कर लीजिए, एक बार एक नजर मार जाइए कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका जो है वॉल्यूम घटता है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो सिंपल सा रूल आपको याद रहेगा और उस बेसिस पे आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो यहां पर आपको समझ में आ गया जो पहला क्वेश्चन था, ये कई बार आपसे एग्जामिनेशन में या फिर आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं वहां पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आता है पहाड़ों पर खाना पकने में देर क्यों लगती है। ठीक है, पहाड़ों में खाना पकने में देर क्यों लगती है, यहां पर भी प्रेशर और टेम्परेचर का ही रिलेशन है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर जब बढ़ेगा, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी गलनांक, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ये मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने ये देखा था कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रेशर जब घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर जब घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से किसी चीज को पकने में देर लगेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जैसे समझ लीजिए कि आपकी दाल जो है पानी में ही तो गलाते हो, पेट्रोल में तो गलाते नहीं हो। दाल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलती है। ठीक है, धरती पर जब आप जमीन पर रहते हो वहां पर सामान्य दाब है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर है। ठीक है, लेकिन जो दाल है वो प्रेशर से तो गल नहीं रही, वो गल रही है टेम्परेचर से। तो होता क्या है, जब आप ऊपर जाते हो, जब आप ऊपर जाते हो ना, तो आपका जो बॉइलिंग, आपका जो प्रेशर है, आपने पढ़ा होगा, ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर हवा का दबाव कम होता जाता है। हवा का दबाव कम होने से क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर जब कम हो जाएगा और वहां पर मान लीजिए आप उबाल रहे थे, अपनी दाल उबाल रहे थे या चावल बना रहे थे, तो मान लीजिए पानी का जो नॉर्मल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऊपर आप जाओगे ना तो 100 से कम रह जाएगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम हो सकता है कि 80 डिग्री ही रह जाए, तो 80 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आने में ना समय लगता है, ये क्योंकि जो चावल है ना ये पानी के अंदर तभी पकेंगे जब टेम्परेचर 100 हो जाए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 80 है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आने में ना समय लगता है, क्योंकि ऊपर हवा का दबाव कम है, ऊपर ठंड ज्यादा है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आने में जो समय लगता है, इसी वजह से क्या होता है, समय लगने की वजह से ही 100 डिग्री तक पहुंचने में जब तक जितना समय लगेगा उतनी ही देरी यहाँ पर चावल को, दाल को या जो भी कुछ आप पका रहे हो उसको पकने में लगेगी। इसीलिए ऊपर जाने पर, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे या पहाड़ों पर या ठंडी जगहों पर जाएंगे, तो वहां पर आपके लिए दाल गलाना या खाना पकाना मुश्किल होगा। तो ये रीजन है, ये रीजनिंग है। आई होप कि आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं रीजनिंग के, इसी तरह से सेम यही क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, और इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख जाइएगा, मेरी वीडियो को चाहे तो 2-3 बार देख जाइएगा, क्योंकि ये ना भूल जाते हैं लोग, ये जो चीजें हैं ना ये इतनी याद नहीं रहती लोगों को। ठीक है, बार बार रिवाइज करना होगा मेल्टिंग पॉइंट और टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है।
ठीक है, इसके बेसिस पे रीजनिंग के कई क्वेश्चन आते हैं और आप वहां पर फिर देखते रह जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और जाने से पहले एक बार जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।